रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया। इसके अतिरिक्त भी कई रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया। देखिए, तो पहले देखते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है और संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए, संयोजन अभिक्रिया ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या बनता है? जल बनता है, H2O। इसमें दो नए पदार्थ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, वो मिलकर क्या बना रहा है? जल। तो जिसमें दो पदार्थ मिलकर या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक पदार्थ बनाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया। उसी प्रकार कार्बन तथा ऑक्सीजन एक साथ मिलकर क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण हो गए। उसके बाद दूसरा नंबर है वियोजन अभिक्रिया। चलिए देखते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के सीधा उल्टा होता है। संयोजन में क्या हो रहा था कि दो नए पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते थे, लेकिन वियोजन अभिक्रिया में उल्टा होगा, एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ में परिवर्तित होगा। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान एकल पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करेंगे तो कार्बन तथा ऑक्सीजन में परिवर्तित होगा, तो ये वियोजन अभिक्रिया होगा। उसी तरह H2O को ऊष्मा नहीं, विद्युत द्वारा अगर विद्युत धारा उसमें प्रवाहित करेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होगा। कैथोड पर हाइड्रोजन मुक्त होगा, जबकि एनोड पर ऑक्सीजन मुक्त होगा। तो ये क्या हो गया? ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया, क्योंकि इसमें एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ में चेंज हो रहा है। उसी तरह कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, CaCO3, उसको हम अगर गर्म करेंगे तो दो पदार्थ में टूटेगा, कौन सी? कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गया? ये वियोजन अभिक्रिया हो गया, क्योंकि इसमें एक पदार्थ कैल्शियम कार्बोनेट दो पदार्थ में टूट रहा है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड। तो अतः ये कौन सी अभिक्रिया हो गया? ये हो गया वियोजन। उसी प्रकार विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान एक या अधिक अभिक्रियाशील तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिकों से विस्थापित कर देता है। क्या करता है? कोई तत्व किसी यौगिक से उस तत्व को विस्थापित करके खुद बैठ जाए, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, इसमें जो आयरन है, आयरन क्या है? इस कापर को Cu को विस्थापित कर दे रहा है और खुद सल्फेट बना लेता है, और कापर क्या अलग हो जा रहा है। उसी तरह जिंक यहाँ क्या कापर को विस्थापित कर दिया है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गया? विस्थापन अभिक्रिया। यानी एक देखिए, इसमें क्या है? जिंक जो है कापर को विस्थापित करके खुद सल्फेट बना रहा है,
और कॉपर अलग निकल रहा है। तो कॉपर को जिंक द्वारा विस्थापित किया जा रहा है, यानी हटाया जा रहा है। विस्थापन मतलब होता है कि उसे हटाकर खुद अपने जगह उस जगह पर बैठ जाना। मान लीजिए कि ये ए है और ये वाला बी है। अगर बी किसी कुर्सी पर बैठा है, ए आकर बी को हटाकर खुद कुर्सी पर बैठ जाए, यहाँ पर आकर ए बैठ जाए और बी हट जाए, तो कहेंगे कि ए बी को विस्थापित कर दे। तो उसी प्रकार ये जिंक क्या है, जिंक जो है कॉपर को विस्थापित करके खुद सल्फेट के साथ हो जा रहा है और कॉपर अलग हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, जिंक कॉपर को विस्थापित कर रहा है, इसलिए इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, एक पदार्थ दूसरे दूसरे पदार्थ के यौगिक से उसे विस्थापित कर देता है विस्थापन अभिक्रिया में। उसी तरह आगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन में क्या होता है, देखिए इसे उभय विस्थापन भी कहते हैं। द्विविस्थापन को इसे उभय विस्थापन भी कहते हैं, उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। द्विविस्थापन में क्या होता है, इसमें दो यौगिक रहेंगे, दो ये यौगिक रहेंगे, वो खुद एक दूसरे को विस्थापित करेंगे। जैसे सोडियम जो है वो बेरियम को विस्थापित करेगा और बेरियम जो है वो सोडियम को विस्थापित करेगा। देखिए बेरियम जो है, सोडियम है बेरियम को विस्थापित करके क्लोराइड बना रहा है सील के साथ। उसी तरह बेरियम सोडियम को विस्थापित कर सल्फेट बना रहा है। ये सल्फेट हो बेरियम के साथ आ गया, और जो क्लोरीन है पहले बेरियम के साथ था, वो सोडियम के साथ आ गया। तो ये इसमें क्या है, सोडियम बेरियम को स्थापित कर रहा है और बेरियम सोडियम को स्थापित कर रहा है। इसमें दो यौगिक रहेंगे और दोनों के जो धातु या जिस पदार्थ के यौगिक रहेंगे वे आयन एक दूसरे से आदान प्रदान कर लेते हैं। जैसे में पढ़िए परिभाषा क्या दिया है कि विस्थापन अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान पदार्थों के यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। इसके यौगिक आयन इस यौगिक आयन में जा रहे हैं और इस यौगिक आयन इस यौगिक आयन में जा रहे हैं। तो यानी आदान प्रदान कर रहे हैं। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया या इसे उभय विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखिए पांचवा, उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया क्या कहलाता है। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। इसे ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन ऐड होगा। उपचयन अभिक्रिया के कौन से अभिक्रिया कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण का मतलब क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन ऐड होगा। ऑक्सीकरण अभिक्रिया देखिए किसे कहते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिनके दौरान एक पदार्थ से ऑक्सीजन जुटता है उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। क्या होता है, ऑक्सीजन जुटता है। देखिए उपचयन अभिक्रिया, इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। लिखिए ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन जुटता है या हाइड्रोजन अलग होता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या होता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटती है,
जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन जुटती है या हाइड्रोजन विस्थापित होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसे उपचयन भी कहते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे में C से अगर ऑक्सीजन O2 जुट रहा है तो इसे क्या कहेंगे, CO2 बन रहा है ना, तो इसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, इसे उपचयन अभिक्रिया कहेंगे। उपचयन या ऑक्सीकरण, या तो ऑक्सीजन जुड़ता है या हाइड्रोजन अलग निकलता है। जैसे HCl है, इससे हम हाइड्रोजन को अलग और क्लोरीन को अलग कर देंगे, तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो रही है, यहाँ भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि यहाँ क्या हाइड्रोजन अलग हो रही है, क्लोरीन अलग हो रहा है। तो यहाँ कौन सी हो गया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। यहाँ भी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो इसे भी क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या होना चाहिए, या तो ऑक्सीजन जुटना चाहिए, नहीं तो हाइड्रोजन निकलना चाहिए। अब अपचयन अभिक्रिया देखिए, अपचयन अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया को अवकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया को अवकरण भी कहते हैं, अवकरण। इसमें ऑक्सीकरण के ठीक विपरीत होता है। इसमें क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन जुटता है, या तो हाइड्रोजन जुटता है नहीं तो ऑक्सीजन निकलता है, हटता है। क्या होता है, इसमें परिभाषा लिखिए कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के साथ हाइड्रोजन जुटता है या ऑक्सीजन निकलता है, अवकरण अभिक्रिया कहलाती है। क्या, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन किसी पदार्थ के साथ जुटता है या ऑक्सीजन बाहर निकलता है, अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ठीक उसके विपरीत ले लेते हैं, जैसे H+Cl को अगर हम प्रकाश की उपस्थिति में रख देंगे तो HCl बन जाएगा। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है, यह अवकरण अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुट रहा है। अब वहीं अगर कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे हम हीट करेंगे तो कार्बन अलग हो जाएगा और O2 अलग हो जाएगा, तो ये अलग हो रहा है, तो ऑक्सीजन यहाँ अलग हो रहा है, तो इसे भी कहेंगे हम अपचयन अभिक्रिया या अवकरण अभिक्रिया। अब देखिए रिडॉक्स अभिक्रिया। रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखिए सामान्यतः ऑक्सीकरण और अवकरण यानी उपचयन या अपचयन क्या होता है, सामान्यतः उपचयन और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होता है, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों क्रिया एक साथ होती हैं, उसी को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, लिखिए रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन तथा उपचयन, कोष्ठ में लिख लीजिए, ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों साथ साथ हो, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें
उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ हो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए इससे देखिए यहाँ उपचयन अपचयन हो रहा है, यहाँ अपचयन हो रहा है क्योंकि अपचयन यानी अवकरण हो रहा है, अवकरण हो रहा है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन क्या है एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, जबकि यहाँ देखिए यहाँ ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुट रहा है, तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो रहा है, उपचयन हो रहा है। दोनों एक साथ हो गया, यहाँ ऑक्सीजन जुट रहा है तो यानी उपचयन हो गया, और यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, तो यानी यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो गया, अपचयन हो गया। तो ये दोनों एक साथ हुआ अभिक्रिया, तो इसे क्या कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण का कहाँ कहाँ हमें दिखाई देता है हमारे दैनिक जीवन में। जैसे संचारण, क्या संचारण, देखिए संचारण क्या है, जब कोई धातु को नम अवस्था में रख दिया जाए और जहाँ ऑक्सीजन की उपस्थिति हो, यानी जहाँ हवा और पानी दोनों मिले, वहाँ क्या धातु के ऊपरी सतह पर जंग लग जाती है, उसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। देखिए जब कोई धातु आर्द्रता अम्ल व नम के संपर्क में आती है तब धातु के ऊपर एक परत जम जाती है, जिसके फलस्वरूप धातु की ऊपरी सतह कमजोर होने लगती है, उसे क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। संचारण किसे कहते हैं, जब कोई धातु को नमी तथा ऑक्सीजन की उपस्थिति में रख देते हैं तो उसके ऊपरी सतह पर एक परत जम जाती है, जिसके फलस्वरूप उस धातु का ह्रास होने लगता है, उसे क्या कहते हैं, उसे संचारण कहते हैं। संचारण रोकने के उपाय भी पूछता है, तो संचारण रोकने की निम्न उपाय है। पहला लिखिए, पहला लिखिए यशद लेपन। क्या, यशद लेपन। यशद लेपन क्या होता है, यशद लेपन में होता है, ये गलत दिया है, यशद लेपन में होता है किसी लोहे के धातु पर, किसी लोहे के धातु पर जब हम जस्ता का परत चढ़ा देंगे, लोहे के धातु के ऊपर जब हम जस्ता के परत चढ़ा देंगे तो उसे यशद लेपन कहते हैं। तो लोहे के ऊपर जस्ता के लेप भी चढ़ाकर उसका संचारण रोका जाता है। उसी तरह विद्युत लेपन, विद्युत लेपन किसी भी धातु के ऊपर किसी दूसरे धातु के परत चढ़ाया जाएगा तो उसे विद्युत लेपन कहा जाता है। वास्तव में क्या होता है कि ये विद्युत धारा का उपयोग करके लेपन किया जाता है, इसीलिए इसे उसे विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत लेपन में होता क्या है, तो विद्युत लेपन में किसी भी धातु, जैसे लोहा हो गया, लोहा के ऊपर यदि हम कॉपर की परत चढ़ाएंगे तो उसे क्या तो कहेंगे, वहाँ कौन सा कार्य हो रहा है, तो वहाँ विद्युत लेपन हो रहा है। उसी तरह पेंट व संचारण से धातुओं को रोका जा सकता है, यानी पेंट, ग्रीस, तेल आदि लगाकर। संचारण रोकने के उपाय कौन कौन से हैं, तो 3 है। पहला नंबर यशद लेपन, यशद लेपन का मतलब जस्ता चढ़ाकर। दूसरा नंबर है विद्युत लेपन, और तीसरा नंबर है पेंट, ग्रीस, मोबिल, तेल आदि लगाकर। उसी तरह संचारण के अगले उसी तरह ऑक्सीकरण का एक और हमारे दैनिक जीवन में देखने को मिलता है। जैसे वर्षा युक्त खाद्य पदार्थ रहता है, वर्षा युक्त जो खाद्य पदार्थ रहता है उसे यदि हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में यानी खुले वायु में छोड़ देंगे तो कुछ देर के बाद उसकी स्वाद एवं
रंग रूप दोनों चेंज हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता, जो ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है। विकृत गंधिता में क्या होता है? जो वसा युक्त या तैलीय खाद्य पदार्थ रहता है, उसे वायु के संपर्क में रख देने पर उस वसा का उपचयन हो जाता है। क्या हो जाता है? उपचयन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसकी स्वाद एवं रंग रूप दोनों चेंज हो जाते हैं, उसे विकृत गंधिता कहते हैं। ये भी एक ऑक्सीकरण का उदाहरण है। उसके बाद ऑक्सीकरण का उदाहरण क्या है? तीसरा नंबर है भोजन का पाचन। जो हमारे पेट में भोजन का पाचन होता है, वहाँ भी ऑक्सीजन की उपस्थिति रहती है, और वह भी एक ऑक्सीकरण का उदाहरण है। अब देखिए, विकृत गंधिता को रोकने के उपाय कौन कौन से हैं? देखिए, पहला नंबर की सोडियम बेंजोनोएट का परत चढ़ाकर, सोडियम बेंजोनोएट का परत चढ़ाकर हम विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। उसके बाद जो भोजन है उसे वायुरोधी बर्तन में रखकर, यानी वैसे बर्तन जिसमें हवा का यानी वैसे बर्तन जिसमें हवा बाहर से अंदर ना जा सके और अंदर से बाहर ना आ सके, वैसे बर्तन में भी अगर हम रखेंगे जो तेल एवं वसा भोजन, तो वो भी अधिक देर तक ठहरेगा। उसके बाद वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके, यानी जिस बर्तन में हम भोजन रख रहे हैं उसमें वायु के स्थान पर अगर हम नाइट्रोजन भर देंगे तो भी ऑक्सीजन की पहुंच नहीं होगी, और उसमें कवसा होगा वो ऑक्सीकृत नहीं होगा, जिसके कारण वो भोजन खराब नहीं रहेगा। देखिए, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस का उपयोग इन्हीं विकृत गंधिता को बचाने के लिए किया जाता है। चिप्स जो होता है, जिसमें लगता है आप लोगों को लगता होगा कि उसमें हवा भर कर दिया जा रहा है, ताकि हमें ठगने के लिए हवा भर कर दिया जा रहा है, जो कि गलत है। उसमें नाइट्रोजन नामक गैस भरा रहता है, ताकि चिप्स अधिक देर तक ठहरा रहे। और किसी एग्जाम में यह भी पूछ देता है कि चिप्स के पैकेट में किस गैस का उपयोग किया जाता है, तो किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। उसी तरह अब आगे देखिए, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके होने के बाद ऊष्मा का निष्कासन होता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके संपन्न होने के बाद ऊष्मा का भी निर्माण होता है, उसे ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे चूना में पानी को डालने पर, चूना में यदि हम पानी को डालेंगे तो जल के साथ चूना अभिक्रिया करके क्या बुझा हुआ चूना बनाता है, तथा ऊष्मा भी उत्पन्न होता है। तो किसका उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। उसके बाद अब ऊष्माशोषी अभिक्रिया देखें। ऊष्माशोषी में ठीक ऊष्माक्षेपी के विपरीत होता है। ऊष्माक्षेपी में क्या, अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का निर्माण हो रही है। इसमें क्या होगा कि ऊष्मा जब हम देंगे तभी अभिक्रिया होगी, यानी अभिक्रिया के पहले ऊष्मा की आवश्यकता होगी। उसमें ऊष्मा बाहर निकल रही है, इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होगी। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसे संपन्न कराने के लिए ऊष्मा का उपयोग किया जाता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। क्या? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान पदार्थ के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का शोषण की जाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाते हैं। देखिए, नोट में देख लीजिए। इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए बाह्य ऊष्मा
इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊष्मा बाह्य रूप से प्रदान की जाती है, अतः पदार्थ के निर्माण हेतु ऊष्मा की आवश्यकता होती है। जैसे सभी वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के उदाहरण होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम तोड़ना होगा तो ऊष्मा की आवश्यकता होगी, अतः ये वियोजन अभिक्रिया तो है ही है, उसके साथ साथ ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी है। अब देखिए वियोजन अभिक्रिया है वो 3 प्रकार के होते हैं। वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के, एक प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, एक प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरा कौन सी होता है, दूसरा होता है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। पहला नंबर हो गया प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, दूसरा नंबर है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। क्या? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। और तीसरा नंबर क्या है? विद्युत वियोजन अभिक्रिया। विद्युत वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का मतलब तो इससे पहले हम लोग समझ ही चुके हैं कि एक पदार्थ 2 पदार्थों में टूटता है। अब देखिए प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है। प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया वैसी वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित हो उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए सूर्य की उपस्थिति में होने वाले वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहा जाता है। इस प्रकार की वियोजन अभिक्रिया के लिए सूर्य से मिलने वाली पराबैंगनी किरणों की आवश्यकता होती है। जैसे AgCl है, अगर AgCl को तोड़ना होगा तो उसे हम क्या अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरण, UV दिया है, UV मतलब कि अल्ट्रावायलेट रेज मतलब किरण, सूर्य की पराबैंगनी किरण की आवश्यकता होती है। और जब हम सूर्य के पराबैंगनी किरण को देंगे तब Ag और Cl अलग होगा, यानी ये कौन सी अभिक्रिया हो गया? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण। उसी प्रकार ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया देखते हैं क्या है। देखिए वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो ऊष्मा के द्वारा संपन्न होती हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट को जब हम हीट देंगे तो देखिए आयरन फेरस ऑक्साइड अलग हो गया और सल्फर डाइऑक्साइड अलग हो गया। तो यहाँ क्या हीट यानी ऊष्मा की आवश्यकता हुई, तो इसलिए इसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उसी तरह वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। देखिए वैद्युत वियोजन अभिक्रिया वैसी वियोजन अभिक्रिया जो विद्युत के द्वारा संपन्न हो उसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे NaCl है, NaCl को तोड़ना होगा तो हम किसका उपयोग करेंगे? विद्युत का। या देखिए जब जल को विद्युत वियोजन होने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। देखिए जैसे जल को हमें तोड़ना होगा तो क्या करेंगे? एक टाइप में हम जल लेंगे, एक बैटरी लेंगे, इसमें देखिए माइनस वाले को कैथोड कहते हैं, बैटरी के जो माइनस वाला रहता है उसे कैथोड कहते हैं, कैथोड। और जो प्लस रहता है उसे एनोड कहते हैं। अगर इसको हम इस टाइप में दोनों को छोड़ देंगे और यहाँ कोई स्विच लगा देंगे और कहीं एक प्रतिरोध का प्रयोग कर देंगे, बिना रेजिस्टेंस के विद्युत प्रवाहित नहीं होगा। यहाँ कोई प्रतिरोधक का प्रयोग कर देंगे तो इससे विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगा। अब देखिए जो कैथोड है, जो Ca है,
कैथोड है, ये माइनस वाला है। देखिए तो यहाँ पर कौन सी धातु, माइनस कैथोड पर धातु मुक्त होती है, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन मुक्त होने लगा, हाइड्रोजन गैस यहाँ से उड़ने लगेगा। और उसी प्रकार यहाँ ये जो है एनोड है यानी प्लस है, तो यहाँ पर अधातु यानी इसमें जल में ऑक्सीजन अधातु है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस धीरे धीरे उड़ने लगेगी। तो ये कौन सी अभिक्रिया हो गया, विद्युत वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि इसमें विद्युत का उपयोग किया जा रहा है। अब देखिए विद्युत वियोजन अभिक्रिया के बाद अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, अवक्षेपण। अवक्षेपण देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। क्या लिखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे देखिए NaCl जो है, NaCl और AgNO3 को अभिक्रिया कराएंगे तो क्या क्या बनेगा, एक AgCl बनेगा, एक AgCl तथा NaNO3। तो जो ये रहेगा ये ठोस रूप में बनेगा, इसलिए ठोस रूप में बनेगा तो नीचे जम जाएगा। देखिए जो अवक्षेप रहता है, जो पृथक होता है विलयन से, तो यही है पृथक्करण का चिन्ह, ये वाला जो तीर का निशान रहेगा, जो तीर का साइन रहेगा वो नीचे साइड रहेगा। वहीं जब गैस बनेगा तो ऊपर साइड रहेगा, क्योंकि वो उड़ता है। तो ये AgCl क्या हो, पृथक हो रहा है विलयन से, तो इसे क्या कहेंगे, अवक्षेपण अभिक्रिया। उसी तरह आगे देखते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, किसे कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल क्या किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या, एक अम्ल रहेगा, दूसरे भस्म से अभिक्रिया करेगा, क्या क्या बन जाएगा, एक लवण बनेगा तथा जल बनेगा। जैसे में देखिए, जैसे में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl, जो कि सबसे प्रबल अम्ल है, सबसे जो प्रबल अम्ल है वो HCl है। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा
तो क्या बनेगा NaCl तथा H2O। तो ये किसका उदाहरण हो गया? ये हो गया उदासीनीकरण अभिक्रिया का, क्योंकि ये वाला अम्ल है तथा ये है भस्म। ये सबसे प्रबल अम्ल है और ये वाला सबसे प्रबल भस्म है। ये अभिक्रिया करके NaCl लवण यानी नमक का ये सूत्र है, तो नमक बनाते हैं तथा जल बनाते हैं। इसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसके बाद एक और रासायनिक अभिक्रिया है, जिसके बाद आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाएगा और कल इसके आगे चालू किया जाएगा। एक है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कौन सी? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के उपस्थिति में संपन्न हो, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे पहला नंबर तो हो गया एक प्रकाश संश्लेषण। जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं, वो प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होता है, तो उसे कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? वहाँ कौन सी अभिक्रिया हो रही है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इससे पौधा क्या क्या लेता है? तो एक लेता है वायु से CO2 ले लेता है, उसके बाद जमीन से जल ले लेता है H2O, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या क्या बनाता है? ग्लूकोज यानी C6H12O6 तथा ऑक्सीजन O2 मुक्त करता है। ये किसकी उपस्थिति में होता है? प्रकाश की उपस्थिति में। मतलब ये किसका उदाहरण हो गया? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। कोई भी समीकरण लिखा जाता है वो संतुलित करके लिखा जाता है, तो इसे भी हम संतुलित कर देंगे। यहाँ 6 लगाना पड़ेगा, यहाँ 6 लगाना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ 6 लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया, और ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। कौन सी? जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? HCl बनाता है। HCl बनाता है। हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके HCl बनाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। तो यहाँ भी प्रकाश की आवश्यकता रहेगा। जब हम हाइड्रोजन तथा क्लोरीन को एक साथ मिलाकर प्रकाश के उपस्थिति में यानी लाइट में रख देंगे, तो वो HCl में परिवर्तित होगा। तो उसे कौन से अभिक्रिया कहेंगे? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो बस आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जा रहा है, कल इसके आगे चालू होगा।